Hi everyone. Over the past few days I have been talking about quant कि आपको क्वांट प्लस एलआर को सीसेट के पेपर में कैसे सॉल्व करना है। क्वांट प्लस एलआर के लिए हमारा सीसेट इनिशिएटिव भी था, बट सीसेट में ये फैक्ट है डैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इनफैक्ट आई वुड से कि कुछ एस्पिरेंट्स के लिए लाइफ लाइन है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी तक 4 साल का पीवाईक्यू कर लिया है, 4 साल के क्वांट प्लस एलआर के क्वेश्चन कर लिए हैं, 2020, 21, 22 और 23। 2019 का बच रहा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। एंड इसके बाद आपका 5 साल का क्वांट का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे 4 साल का सॉल्यूशन है। 2019 का भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखो, इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने का सिर्फ एक मेन मोटिव है कि क्वांट और एलआर में जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, काफ़ी क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के भी इजी आते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। बिकॉज बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो फ्रंट पे फेस पे बहुत टफ लगेगा, बट उसको आप समझ जाओगे तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 या 3 लाइन में हो जाता है। और पेपर में आपको यही सीटेस आइडेंटिफाई करने हैं। क्वांट एलआर में देखो, बहुत बड़े बड़े या फिर बहुत भारी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जो सिंपल क्वेश्चंस है, जो बेसिक न्यूमरेसी का है, सिर्फ उनको भी आप हैंडल करोगे ना तो बहुत अच्छा कर लोगे क्वांट में। और ये पीडीएफ, ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि पेपर में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीसर के पेपर में जानना कि हमको कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, क्योंकि एक बार आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो वो क्वेश्चन तो जाता ही जाता है, अपने साथ वो 2-4 ईजी क्वेश्चंस को भी लेके जाता है। सो ये गलती पेपर में नहीं करनी है। जो मैंने आपको 4 साल का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, 2019 का भी मैं आपको करा दूंगा। इन 5 ईयर के सॉल्यूशंस को देखो, समझो कि क्वेश्चन को अप्रोच किया कैसे गया है। सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो। पैटर्न रिपीट हो सकता है, थीम रिपीट हो सकता है, बट सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो आपको आंसर नहीं रटना है, आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिमाइंडर थियरम का क्वेश्चन आ रहा है तो हर साल क्वेश्चन अलग आता है, बट इसके पीछे का जो बेसिक अप्रोच है ना, जो करने का तरीका है, वो सेम रहेगा। तो आपको यही समझना है, यही आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन को देख के ये समझे कैसे कि ये क्वेश्चन हमको करना है या फिर छोड़ना है। ये तो रही क्वांट की बात। इस पीडीएफ को हमें टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ये सॉल्यूशन पीडीएफ। नाउ क्वांट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, या आई वुड से कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आरसी का सेक्शन। एंड आरसी के सेक्शन में ना क्वांट से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। आरसी जो देता है यूपीएससी, थोड़ा वेग देता है, बट जिस टाइप से यूपीएससी अपने आंसर को सेट करता है, जिस टाइप से यूपीएससी अपने पैसेज को सेट करता है, ट्रस्ट मी, आप आराम से पिछले 5-6 साल का पेपर दे के, पिछले 5-6 साल का पेपर एनालाइज करके 90 to 95% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हो। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को 90 to 95% एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या वेटेज है। तो देखो, मैथ डीआई का सेक्शन जो होता है वहाँ से 38, 31, 37 क्वेश्चन आता है, मतलब आप कह सकते हो 35 प्लस क्वेश्चन आता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी वही 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो आपके कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, डैट इज़ 25 प्लस। एक साल 25 आया था 2020 में, नहीं तो हर साल उससे ज़्यादा ही आया है। 2023 में 27, 22 में 28, 21 में 27 और 19 में 30। नॉट डीप डाइव करने से पहले, चीज़ों को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आरसी के थ्रू आप बहुत आराम से कट ऑफ कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, 27 क्वेश्चन आरसी में आता है, डैट मीन्स कि हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। सी सेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 33% होता है, या फिर आप इसको 66 या 67 कह सकते हो। 27 क्वेश्चन से आरसी का वेटेज जो रहता है पेपर में वो 67.5 रहता है। डैट मीन्स कि 1/3 ऑफ द पेपर का वेटेज जो रहता है सिर्फ आरसी का रहता है। नाउ ये 33% या 67 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कैसे स्कोर करना है आपको? आरसी के पैसेज को सही करके प्लस क्वांट और रीजनिंग को सही करके। लेकिन देखो हमारी गलती कहाँ होती है। नॉर्मली हम आरसी में क्या करते हैं कि हम आरसी में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा क्वांट और एलआर तैयार नहीं रहता अच्छे से, तो जो क्वांट एलआर के मार्क्स रहते हैं, यहाँ जो हम लोग लैग कर रहे हैं, उसको हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से कंपनसेट करते हैं। और इसी चक्कर में आरसी में हम लोग रैंडम अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप पैसेज पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्वेश्चन आए या ना आए, बट फॉर द सेक ऑफ आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, आप आरसी में रैंडम अटेम्प्ट बहुत करते हो। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि आरसी में आपका बहुत कुछ गलत होता है। आप टिक करके तो कुछ और आते हो, बट यूपीएससी का आंसर कुछ और होता है। ये सब गलतियाँ देखो नहीं करनी है। सिंपल आपको अप्रोच अपनाना है आरसी में
कि आपको अपनी रैंडमनेस जो है वो कम करनी है और अपनी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ानी है। कैसे कर सकते हो? सबसे मेन तरीका जो है वो है रिफ्लेक्टिव रीडिंग का। ये तरीका क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। इन शॉर्ट में बात करूँ तो जो रिफ्लेक्टिव रीडिंग होता है वो कीवर्ड बेस्ड रीडिंग होता है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी कीवर्ड पैसेज में दिए गए होते हैं, जो भी कीवर्ड क्वेश्चन में पूछे गए होते हैं और जो भी कीवर्ड ऑप्शन में दिए गए होते हैं, तीनों के बेसिस पे, तीनों को ध्यान रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और इस तरीके से आप पैसेज को आराम से 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसको हम काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। रिफ्लेक्टिव रीडिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो 2023 का पेपर है क्वांट का। यहाँ देखो ये काफ़ी बड़ा पैसेज है। पैसेज कैसे पढ़ना है, पहले क्या करना है, पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं कि पैसेज पढ़ने हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, यहाँ कीवर्ड है इमीडिएट एक्शन, रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे कीवर्ड था रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। जब पेपर में, जब क्वेश्चंस में रैशनल की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो आपको ऑप्शन भी रैशनल और प्रैक्टिकल ही चूज़ करना है। पहला क्या बोल रहा है? अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। हो सकता है, वी डोंट नो। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफायर क्रिएटेड। ऑल रिवर सिस्टम, देखो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे हमने देखा ना रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। आप इमीडिएटली सारे रिवर चैनल को, सारे रिवर सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपका भी पहले ही कट जाएगा बिना पैसेज पढ़े। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल रिफ्लेक्टिव रीडिंग और कीवर्ड बेस्ड रीडिंग। हमने कीवर्ड के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। सी देखो, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। ये हो सकता है, वी डोंट नो। इसके बाद डी देखो, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। डी में क्या बोल रहा है? वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए जो कुछ सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इनके वाटर डिमांड को रिड्यूस करना होगा। देखो जो एग्री सेक्टर है ना, इंडिया का बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्टर है, और आप एग्री सेक्टर में वाटर डिमांड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, खासकर इमीडिएटली नहीं कर सकते हो। आप कुछ टेक्नोलॉजी ला सकते हो, जैसे राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकते हो, बट आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो। तो आपका डी जो है ना वो भी गलत हो जाएगा। बिना पैसेज पढ़े हमने बी और डी को गलत कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नाउ अब आपको जाके पैसेज पढ़ना है और कीवर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ कीवर्ड क्या है कि वाटर चैनल क्रिएट करना है बिटवीन वाटर सरप्लस रीजन एंड वाटर डेफिसिट रीजन। अब जब आप ये पैसेज पढ़ोगे, इतना बड़ा पैसेज पढ़ोगे, तब आपके दिमाग में सिर्फ ये कीवर्ड रहेगा जो यहाँ पे पूछा गया है, और इस तरीके से आप बहुत आराम से पैसेज में ग्लांस कर सकते हो। वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट इन इंडिया और रिवर वाटर। ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। 75% पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस रीजन में रहती है। क्लाइमेट चेंज, नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल इंक्रीज वाटर स्ट्रेस। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहा है। इसके बाद देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर। Key to ensure balance between competing demand of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water among different constituent region and state. Allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria such as specificity of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use projected future, etc. while ensuring the environmental need of the river and aquifers. तो पूरे पैसेज में कहीं ये बात नहीं कह रहा है कि हमको चैनल्स को क्रिएट करना है बिटवीन वाटर सरप्लस रीजन और वाटर डेफिसिट रीजन। अगर आप लास्ट की लाइन पढ़ोगे ना, तो सिंपली इस ए को ना समराइज़ कर रहा है कि हमको एक नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए फॉर वाटर एलोकेशन। इवन बिना पैसेज को पढ़े आप ए और सी में से कैसे चूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पेपर में लास्ट में इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इतना आपके पास पढ़ने को टाइम नहीं है, तब यहाँ पे आप कीवर्ड देखो। कीवर्ड देख के हमने बी और डी को क्रॉस कर दिया था, ए और सी में कन्फ्यूजन था। ए में कीवर्ड को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे प्रैग्मेटिक, और इन अ वे जो ए ऑप्शन है ना वो वाइडर ऑप्शन है। इनफैक्ट ए ऑप्शन में आप सी को भी इंक्लूड कर सकते हो। जब हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, जब हम कोई प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन देंगे, तो हो सकता है उसमें सी को भी हम लोग इंक्लूड कर दें। तो जो आपका ए ऑप्शन है काफ़ी ब्रॉड ऑप्शन है, काफ़ी वाइडर ऑप्शन है, और ए ऑप्शन में आप सी को भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज़ वाई जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा। इसको हमने सॉल्व कैसे किया,
थ्रू रिफ्लेक्टिव रीडिंग या फिर कीवर्ड बेस्ड रीडिंग का। एक एग्जांपल आप और देखो, पैसेज 2 देखो, इतना बड़ा पैसेज है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस को देखो और देखो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसेज में ना, वो होता है ऑप्शन पढ़ना। ऑप्शन पढ़ के आप कीवर्ड फाइंड आउट करो, कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद आप पैसेज में जाओ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड। देखो यहाँ इम्प्लाइड ना एक कीवर्ड है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको 6-7 टेल वर्ड्स मिलेंगे। टेल वर्ड्स क्या होता है, लेट मी शो यू। जैसे अजम्पशन हो गया, इसके बाद इन्फ्रेंस हो गया, क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछ सकता है आपसे, इम्प्लीकेशन पूछ सकता है, बेस्ट इम्प्लाई पूछ सकता है, इम्प्लाइज पूछ सकता है, कोरोलरी पूछ सकता है, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज पूछ सकता है। ये सारे कॉम्प्रिहेंशन के टेल वर्ड्स हो गए। और जब भी आप करेक्ट आंसर चूज़ करो तो इन टेल वर्ड्स को ध्यान में रखो। मैं भी इन सब की बात करूँगा एक एक करके और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही लेमन टर्म में आपको समझा दूंगा कि हर कीवर्ड का मतलब क्या है। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अब इसको डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट पहले इसको समझ लेना कि हर कीवर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पढ़ के सबको समझ में नहीं आएगा। पढ़ने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि हर कीवर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। यहाँ पे देखो इम्प्लाइज पूछ रहा है। बेसिकली जब इम्प्लाइड पूछता है ना, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ऐसा सॉल्यूशन जो फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा सॉल्यूशन आपको प्रपोज करना होता है, ऐसा सॉल्यूशन आपको सेलेक्ट करना होता है जो जनरली एक्सेप्टेड हो। द सॉल्यूशन कैन बी आउटसाइड फ्रॉम द पैसेज। हो सकता है वो सॉल्यूशन आपके पैसेज में ना दिया गया हो या फिर पैसेज में उसका इनडायरेक्ट हिंट हो। यहाँ पे जो कीवर्ड है इम्प्लाइड का, जो कीवर्ड होता है वो होता है फ्यूचर बेस्ड सॉल्यूशन, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, प्लस जनरली एक्सेप्टेड। ऐसा सॉल्यूशन आपको प्रपोज करना है जो सब लोग एक्सेप्ट करे, जो नॉर्मली एक्सेप्ट हो सके। अब नाउ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पहला बोल रहा है एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज़। हो सकता है, नहीं पता हमको। बी देखो, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ द आवर। हो सकता है, हमको नहीं पता, क्योंकि हमको अभी नहीं पता कि पैसेज में बात किसकी कर रहा है। हम सिर्फ ऑप्शन के कीवर्ड पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सारे ना सॉल्यूशन बेस्ड है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है। सी देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स स्पेशल अटेंशन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ओनली। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इम्प्लाइज वाले में रहता है उसमें आपको सॉल्यूशन देना है, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन और जनरली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। तो क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग को सिर्फ स्किल्ड वर्कर के हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है? भाई यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि सबका साथ सबका विकास। तो सिर्फ स्किल्ड वर्कर के हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। सी आपका चला गया। नाउ आप पैसेज देखो, आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे हो सकता है एजुकेशन की बात कर रहा हो, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, हेल्थ की बात कर रहा हो, न्यूट्रिशन की बात कर रहा हो। ये सारे कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं। अब नाउ पैसेज पे आओ। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वीमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन of working age suffer from anemia. According to study, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. India also has the largest TB burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. अब देखो, इतना पढ़ने के बाद, ऑलमोस्ट 2/3 पैसेज पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेनली हेल्थ और न्यूट्रिशन की ही बात कर रहा है। ऊपर से देखोगे तो सारी चीज़ें, सारी जो कहानी है उसी के बारे में है। तो आप ना ए बहुत आराम से काट सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा है कि हमको एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। बी और डी में देखो, जो यहाँ प्रॉब्लम बताई जा रही है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट की बात तो कर रहा है, बट स्किल डेवलपमेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट ही, ये ऑप्शन ही पूरा डिफरेंट बोल रहा है। लेकिन वहीं डी देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो यहाँ पे देखो, आप कीवर्ड से चीज़ों को पकड़ लिए। क्या क्या कीवर्ड था? एक यहाँ पे आप इम्प्लाइज देखे थे। इम्प्लाइज से आपको ये पता चला कि जो आपको सॉल्यूशन निकालना है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यहाँ पे जो सी था, ये ऑप्शन जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, सी आपका चला जाता है। इसके बाद जब आप पैसेज पढ़ते तो पैसेज का ऊपर का 5-6 लाइन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज़ेस की बात कर रहा है, हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। आपका एजुकेशन सिस्टम का कीवर्ड चला जाता, स्किल डेवलपमेंट का चला जाता। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है,
वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। नहीं तो एग्ज़ाम में पहले आप इसको पढ़ोगे, यहाँ से कीवर्ड को आइडेंटिफाई करोगे, फिर डायरेक्टली आप इस पैसेज में जाओ, स्किम थ्रू करते जाओ कि क्या चीज़ दिया है क्या चीज़ नहीं दिया है। इस तरीके से आप 90 to 95% आराम से पेपर सॉल्व कर लोगे। और रिफ्लेक्टिव रीडिंग के थ्रू ही, कीवर्ड बेस्ड मेथड के थ्रू ही कम से कम 2 ऑप्शन तो आप कीवर्ड्स को देख के हटा दोगे। इसीलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको यूपीएससी का नहीं पता कि 2024 में कैसा पेपर देगा, कितना टफ देगा, कितना वेग देगा। डेट इज़ वाई कीवर्ड्स पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑप्शन में, क्वेश्चन में प्लस पैसेज में कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है। उसी बेसिस पे आप आराम से पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। नाउ जो ये रिफ्लेक्टिव रीडिंग है, जो कीवर्ड बेस्ड रीडिंग है, इसकी बात हम अलग से भी करेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ना है, आपको बाल की खाल नहीं निकालनी है। जो भी पैसेज में लिखा है उसको फेस वैल्यू पे लो और उसके बेसिस पे कीवर्ड फाइंड आउट करो, देन करेक्ट आंसर। हमेशा आपको एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है ओवर इम्प्लिसिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जनरल वर्सेस ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा मिले कि परमानेंटली ये चीज़ कर देगा या फिर इस चीज़ को कम्प्लीटली स्टॉप कर देगा, तो ये ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट हुआ। आपको जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाना है, आपको जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट की तरफ जाना है। नेक्स्ट वन, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको ऑप्शन में लॉजिकल और रैशनल आंसर सोचना होता है, ठीक है। यहाँ था ना कि क्या रैशनल है क्या प्रैक्टिकल है, तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, आपको रैशनली, आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा कि ये ऑप्शन, ये पर्टिकुलर ऑप्शन सूटेबल है या नहीं है। बहुत से ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो सूटेबल होंगे, बट हो सकता है वो लॉजिकल ना हो सकता है वो रैशनल ना हो। तो आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। जब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको लॉजिकली सोचना है, रैशनली सोचना है, तो आपको सोचना है, क्योंकि आरसी के बहुत से आंसर्स ऐसे होते हैं जो पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं किए होते हैं। आपको पैसेज पढ़ के इन्फर करना होता है, तो जब आप इन्फर करना तो लॉजिकली इन्फर करना। इसके बाद जब भी आप ऑप्शन चूज़ करना, 2 चीज़ दिमाग में रखना। पहला, पैसेज का मेन थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, किसके अराउंड पैसेज घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पैसेज में अगर कोई फैक्ट दिया है तो फैक्ट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, फैक्ट कभी भी इन्फ्रेंस नहीं हो सकता, फैक्ट कभी भी अजम्पशन नहीं हो सकता। तो फैक्ट ना कभी भी किसी स्टेटमेंट को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए दिया होता है, उस पर स्टेटमेंट का कंक्लूजन नहीं होता। तो ये सेंट्रल थीम आपको ध्यान रखना है कि पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है। इसके बाद टेल वर्ड्स, जो मैंने आपको टेल वर्ड्स यहाँ दिखाए थे, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इनको ध्यान में रखना है। ये कहना क्या चाहता है, उसके बेसिस पे सेंट्रल थीम क्या है पैसेज का, प्लस क्या कीवर्ड है। ये 3 चीज़ मिला के आप आराम से 90 to 95% पैसेज को सही कर सकते हो। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूँगा। इस पार्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन के टेल वर्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये भी कीवर्ड है और इन कीवर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना जब भी आप पैसेज सॉल्व करोगे। इसके सेकंड पार्ट में हम कीवर्ड बेस्ड रीडिंग की बात करेंगे, कौन कौन से पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। जो पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं आपको ये बताते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है, नेगेटिव कीवर्ड आपको ये बताते हैं कि इन ऑप्शंस को आपको छोड़ना है। और ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे पेपर सॉल्व करने में। मान लो आपके पास टाइम कम हो तो रैंडम टिक मारने की जगह इन कीवर्ड्स को अपने पेपर में सर्च करना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन के टेल वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है अजम्पशन। अजम्पशन को आप हिंदी में बोलो तो पूर्व धारणा कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, पैसेज में जो भी कुछ दिया होता है उसके बेसिस पे आपको कोई चीज़ अज्यूम करना होता है। हो सकता है पैसेज में वो डायरेक्टली मेंशन ना हो, बट फिर भी आपको उसको ट्रू मानना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं प्री का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मैं आपसे ये बोलूँ कि पेपर बहुत ईजी आया था, GS1 ईजी था, CSET ईजी था, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो ये आपका ना एक स्टेटमेंट हो गया। इससे आप क्या एज्यूम कर सकते हो, इससे आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मेरा प्री क्लियर होगा। इवन तो मैंने डायरेक्टली कहीं आपको ये नहीं बताया कि मेरा प्री क्लियर होगा, बट मेरे स्टेटमेंट से आप ये अजम्पशन लगा सकते हो कि मेरा पेपर क्लियर होगा बिकॉज पेपर जो है वो ईजी आया था। तो ये होता है अजम्पशन। 2023 से हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, ये देखो आपका पैसेज है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। पहला बोल रहा है कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। दूसरा बोल रहा है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। ना यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, एक आपका कीवर्ड अजम्पशन हो गया, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो गया। अब आपको पैसेज पढ़ते वक्त ये ध्यान देना है कि पैसेज में कहीं भी इन कीवर्ड्स का आपको हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाउ रीड द पैसेज। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो ना, यही लाइन पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में आ गया कि जो पहला वाला पार्ट है ना वो गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे बात कर रहा है कलेक्शन की, सेग्रीगेशन की,
और यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात कर रहा है। तो पहले ही जो गवर्नमेंट का बजट है, पहले ही जो म्यूनसिपल बजट है वो ओवर बर्डन है कलेक्शन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ही हाथ में होना चाहिए। तो आपका पहला जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके आगे पढ़ो, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग रिसोर्स रिकवरी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो कलेक्शन से ओवर बर्डन है, तो प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन कैसे करेंगे। आपका पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पहला बोल रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को ये सब करना चाहिए। फिर देखो, वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस। आइडियली इट्स फिट इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, collection, recycling and before getting into landfills. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable, and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50% and biomethanization offers a major solution for processing. तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की बात किया है वो है बायोमिथेनाइजेशन, बट पूरे स्टेटमेंट में ये कहीं भी इन्फर नहीं कर रहा है, कहीं भी एज्यूम नहीं कर रहा है कि ये काम प्राइवेट सेक्टर हैंडल करेंगे। ये काम गवर्नमेंट सेक्टर भी हैंडल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर पे स्टेटमेंट को पढ़ के ये ओनस नहीं जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ये जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है या फिर टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट है वो देंगे। तो आपको जो सेकंड है वो भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। तो ये रहा पहला कीवर्ड अजम्पशन। देखो पेपर में आपको इसी तरह करना है। आप आरसी प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो कि 2015 से 2023 तक में जितने भी अजम्पशन वाले क्वेश्चन आए हैं पहले सिर्फ बैठ के उनको कर लो। इससे आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे अजम्पशन को अप्लाई करना है, और अजम्पशन जब बोलता है तो मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का बेसिक मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। पैसेज में जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, जो भी फैक्ट दिया है, जो भी एविडेंस दिया है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है, उसके बेसिस पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो वो होता है इन्फ्रेंस। देखो इन्फ्रेंस और अजम्पशन में क्या डिफरेंस होता है। जो अजम्पशन होता है ना वो स्टेटमेंट के पहले होता है क्योंकि आप कोई चीज़ एज्यूम कर रहे हो, और जो इन्फ्रेंस होता है वो स्टेटमेंट खत्म होने के बाद होता है। तो आपके इन्फ्रेंस का जो सोर्स है वो क्या हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ फैक्ट, स्टेटमेंट में दिया हुआ एविडेंस। बट एक चीज़ याद रखना कि इन्फ्रेंस में आप फैक्ट या फिर एविडेंस की बेसिस पे इन्फ्रेंस निकालोगे। कोई भी फैक्ट आपका डायरेक्टली इन्फ्रेंस नहीं हो सकता है, इसको याद रखना। इन्फ्रेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पर लॉजिकल पूछ रहा है और रैशनल इन्फ्रेंस की बात कर रहा है। देखो इन्फ्रेंस जैसा मैंने बताया कि कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कंक्लूड करना होता है, इन्फर करना होता है। तो आप कोशिश करना कि ऐसा इन्फ्रेंस चूज़ करना जो कि ब्रॉड हो, जो कि वाइडर हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपके पास 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, बट जो चौथा ऑप्शन हो वो वाइडर हो, चौथे में 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, चौथा चूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको इन्फ्रेंस में ये ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है दी होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। दूसरा बोल रहा है एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। सी बोल रहा है रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। यहाँ पे सी को पढ़ के आपका दिमाग रुकना चाहिए। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट की बात कर रहा है, कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए एलिफेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये कंक्लूड करना कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन ही नहीं की जा सकती विदाउट एलिफेंट, ये ना तो लॉजिकल है और ना ही रैशनल है। जो आपको क्वेश्चन बोलता है, जैसा आपको क्वेश्चन बोलता है सिर्फ वही करो। आपका सी कट जाएगा बेस्ड ऑन द कीवर्ड। क्या कीवर्ड है, कैन नॉट, और यहाँ पे इन्फ्रेंस आपको निकलना, ये 2 कीवर्ड है। डी देखो क्या बोल रहा है एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, बट अब बी और डी में देखो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा ब्रॉडर है, कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा वाइडर है। तो बी है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो एलिफेंट है वो की स्टोन स्पीसीज़ है और वो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करते हैं। यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी की बेनिफिट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखा रहा है, डैट इज़ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो बी है वो ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा ब्रॉडर एज कम्पेयर टू डी, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर डी भी आ जाता है। तो अगर आपको बी या डी में से चूज़ करना हुआ तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही होगा, बिकॉज बी इज़ मोर वाइडर, मोर जेनरिक देन डी। एक बार हम पैसेज पढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीसीज एंड अलाउइंग स्पेसेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल। ये जो पूरा पैराग्राफ है यही डिफाइन करता है कि जो एलिफेंट है वो की स्टोन स्पीसीज़ है।
Elephant eat plant, fruit and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provide nourishment to plant and animals and act as a breeding ground for insect. In times of drought, they access water by digging holes which benefit other wildlife. पैसेज को पढ़ के एकदम क्लियरली एविडेंट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ए तो कहीं आसपास भी नहीं है, क्योंकि कहीं से भी आपको ये हिंट नहीं मिल रहा है कि पैसेज में होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स की बात कर रहा है। पूरे पैसेज में सिर्फ ये बात कर रहा है, इस बात का हिंट ड्रॉप कर रहा है कि एलिफेंट कैसे कीस्टोन स्पीसीज़ हैं और एलिफेंट कैसे बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं। बी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो बी है वो ब्रॉडर एज कम्पेयर टू डी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट कीवर्ड देखो, क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज में आप ये देखोगे कि पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, कोर थीम क्या है, किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है पैसेज, किस मेन इशू की बात कर रहा है पैसेज। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अभी इसी को हमने यहाँ देखा था, इसी पैसेज को हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसी का ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पैसेज का क्रक्स क्या होना चाहिए। इससे पहले वाले में पूछा था अजम्पशन। ना यहाँ पे ऑप्शन ए पढ़ो, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इनएक्सपेंसिव। कई लोग जल्दी में इसको एक्सपेंसिव पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे इनएक्सपेंसिव लिखा है। हमने ऊपर पढ़ा था म्युनिसिपल बजट के बारे में, और बहुत डायरेक्टली तो ये मेंशन नहीं कर रहा है कहीं भी पैसेज में कि जनरेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंसिव है या फिर इनएक्सपेंसिव है, बट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ के लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव होगा। इनएक्सपेंसिव तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी क्रक्स की बात करेगा तो आप ये देखोगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है पैसेज में, उसका सॉल्यूशन क्या है। ये ना सिर्फ एक आस्पेक्ट दे रहा है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा है। आपका ए गलत हो जाएगा। बी देखो क्या बोल रहा है, बायोमिथेनेशन इज़ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बी का कीवर्ड क्या है? मोस्ट आइडियल वे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मेजर सॉल्यूशन। मेजर हो सकता है बट मोस्ट आइडियल नहीं हो सकता, स्पेसिफिकली पैसेज में ही ये मेंशन है। ये आपका बहुत ही ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट है कि यहाँ पे मोस्ट आइडियल की बात कर रहा है। सबसे आइडियल मेथड जो है वो बायोमिथेनेशन ही है। ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेजर सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, बट मोस्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बी आपका गलत हो जाएगा। सी देखो, सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। हमको नहीं पता ये होगा कि नहीं। डी देखो, दी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफेक्टिवली। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? तो नॉट कीवर्ड है। पैसेज को पढ़ के ये चीज़ क्लियर है कि हम लोग सॉलिड वेस्ट को यूज़ नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो एडिक्वेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही होता तो वेस्ट को प्रोसेस करना, वेस्ट को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब आप क्या करना कि आप चारों ऑप्शन में देखना कि सी सबसे अप्रोप्रिएट क्यों है। अपने दिमाग को सेट करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मुझे डिफरेंट ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। क्या यूपीएससी देख रहा है, क्या यूपीएससी फाइंड आउट कर रहा है कि सी को सही माना। मैंने आपको बहुत ही लेमन टर्म में हर एक कीवर्ड को तोड़ के बताया है कि सी क्यों सही होगा, बट इसके बावजूद भी आप खुद देखना, जो कीवर्ड मेथड है अगर आप उसको समझ गए, उसको पकड़ना जान गए, तो आरसी में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। 40-45 मिनट में आपका पूरा आरसी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कीवर्ड देखो, इम्प्लीकेशन, बेस्ट इम्प्लाई, इम्प्लाइज। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन देना है, ऐसा सॉल्यूशन देना है प्रॉब्लम का जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो। इसका एक आप एग्जांपल देखो। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखो, कई बार जब इम्प्लाइज पूछता है या फिर बेस्ट इम्प्लाई पूछता है तो आपको ये भी देखना है कि ऑथर पैसेज में क्या हिंट ड्रॉप कर रहा है, और अगर वो किसी प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो प्रॉब्लम अराइज क्यों हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 2022 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप ऑप्शंस को पढ़ो। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। डी बोल रहा है देयर इज़ नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी। इस क्वेश्चन में और इन चारों ऑप्शन में कीवर्ड क्या क्या है पहले आप ये फाइंड आउट करो। यहाँ पे बोल रहा है इम्प्लाई, इम्प्लाइड में क्या फाइंड आउट करना होता है आपको पता है। पहला बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट, पहला कीवर्ड आपका डू नॉट हो गया। बी में बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी, नेवर हो गया। सी में बोल रहा है कि देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा ओवर आर्चिंग कीवर्ड नहीं मिल रहा है। डी में बोल रहा है देयर इज़ नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी। अब आप पैसेज पढ़ो। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड आर जनरली easily influenced by the opinion of others. They permit the newspaper and the gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodity on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinion when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking.
पैसेज पढ़ के एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो डी है वो तो गलत है। यहाँ लिखा है देयर इज़ नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी। यहाँ पहले ही बात कर रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल्स टू एक्यूमुलेट मनी आर जनरली ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते वो दूसरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर नीड ही नहीं है तो इतनी बहस होती ही नहीं। डी आपका चला जाएगा। ए बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। ए देखो और सी देखो, देयर आर पीपल हु फेल्स टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। ए और सी में क्या डिफरेंस है? ए में ये बोल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनी एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, बट सी में ये बोल रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मनी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। दे फेल टू एक्यूमुलेट मनी, फेल होते हैं इसीलिए दूसरों को ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो आपका ए है वो गलत हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी। ये भी उल्टा ही बोल रहा है क्योंकि ओपनिंग लाइन में ये बोल रहा है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो फेल होते हैं टू एक्यूमुलेट मनी। तो आपका ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। नेक्स्ट कीवर्ड देखो, कॉरोलरी। कॉरोलरी देखो दो टाइप का होता है, एक रिजल्ट बेस्ड होता है, एक ऑल्टरनेटिव रिजल्ट बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक सिचुएशन की वजह से दूसरी सिचुएशन अराइज होगी, मतलब एक रिजल्ट है उसकी वजह से दूसरा रिजल्ट आएगा। ये तो है आपका रिजल्ट बेस्ड। दूसरा क्या है? ऑल्टरनेटिव बेस्ड। कोई स्टेटमेंट दिया है, पूछेगा कॉरोलरी क्या है, आपके सामने एक सिचुएशन दे दी गई है, इसके बाद क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसका विकल्प क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ये है आपका ऑल्टरनेटिव बेस्ड। दोनों में आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि दोनों इसकी बात कर रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉरोलरी ऑफ द पैसेज। पहला बोल रहा है द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। पहला कीवर्ड क्या हो गया? कैन नॉट। कीवर्ड को देखो ध्यान रखते जाना, अपने पास एक पेन रखना, पेंसिल रखना, जो भी कीवर्ड आपके पेपर में आएगा उसको ध्यान रखते जाना, उसको गोला बनाते जाना। बी में देखो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है। सी देखो मार्केट इकोनॉमी इज़ नॉट कंपेटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। डी कह रहा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। ना यहाँ पे पैसेज पढ़ो, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ टू एनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। पढ़ के ही लग रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट और आरबीआई को साथ में काम करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखो मॉनेटरी और फिजिकल दोनों की बात कर रहा है। अब आप ऑप्शन देखो, सी तो डायरेक्टली कट जाएगा, कहीं भी ये सोशलिस्ट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है और ऐसा कहीं नहीं कर रहा है कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो सोशल पॉलिसी के कंपेटिबिलिटी में नहीं है। सी आपका चला जाएगा। ए देखो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते और यही पैसेज में बोल रहा है कि गवर्नमेंट और आरबीआई को साथ में काम करना चाहिए। बी और सी भी देख लेते हैं। बी बोल रहा है गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली। ये भी कहीं बात नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि पूरे पैसेज का सिर्फ क्रक्स यही है कि गवर्नमेंट और आरबीआई को साथ में काम करना चाहिए। डी बोल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कहीं भी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ वर्किंग की बात कर रहा है कि दोनों विंग को साथ में काम करना चाहिए। नेक्स्ट कीवर्ड देखो रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज। बेसिकली आपको इसमें ये देखना है कि ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है। इस पैसेज के थ्रू जो ऑथर की मन की बात है, जो ऑथर डायरेक्टली आपसे बोलना चाहता है, आपको वो फाइंड आउट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज। कीवर्ड यहाँ क्या हो गया? लॉजिकल हो गया, रैशनल हो गया, क्रूशियल हो गया। तो जो भी आपको आंसर खोजना है वो लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और क्रूशियल होना चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला देखो प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हो सकता है, हमको नहीं पता। बी देखो डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज़ द ओनली वे टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। कीवर्ड क्या है? ओनली, ध्यान रखो। सी देखो मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ कीवर्ड क्या है? ओनली। डी क्या है? एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी वर्स्ट सफरर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड द कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ द फूड। इसमें आप बी देखो और सी देखो। बी और सी दोनों ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला ये बोल रहा है कि मोनोकल्चर जो है वो एक सिंगल तरीका है जिसकी वजह से हम लोग फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। ये ना तो लॉजिकल है ना तो रैशनल है, आपका बी चला जाएगा। सी क्या बोल रहा है? मोर एंड मोर जीएम क्रॉप ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। ये भी आपका ओनली की बात कर रहा है, ये भी ना लॉजिकल है ना रैशनल है। इंडिया बहुत अच्छे से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, बट उसके लिए इंडिया को जीएम क्रॉप पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपका बी और सी कट गया। देखो बी और सी कटने का सबसे मेन रीज़न ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकल नहीं है और रैशनल नहीं है, इसलिए बी और सी आपका चला जाएगा। डी क्या बोल रहा है, एशिया नॉर्थ अमेरिका विल बी वर्स्ट सफरर फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट सही हो सकता है बट ये ना एक फैक्ट है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है वो ना ही इन्फ्रेंस होता है, ना ही कंक्लूजन होता है, ना ही पैसेज का मैसेज होता है। आपका डी भी गलत हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। देखो यहीं पे बोल दिया है कि मोनोकल्चर जो है उससे रिस्क होता है। अ सिंगल डिजीज और पेस्ट कैन वाइप आउट स्वाथेज ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन, एन अलार्मिंग प्रॉस्पेक्ट गिवन दैट its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050. The risks are magnified by the changing climate. As the planet warms and the monsoon rain intensify, North America will suffer more intense drought and crop diseases will spread to new latitude. तो यहाँ पे एशिया की, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, बट ये पैसेज का मैसेज नहीं है बिकॉज ये एक फैक्ट है और फैक्ट कभी भी पैसेज का मैसेज नहीं होता। सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बट इसके अलावा आप कहीं भी पढ़ो, यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ मोनोकल्चर की बात कर रहा है, बट यहाँ पे आपको पैसेज का मैसेज देखना है, पैसेज ओवरऑल कह क्या रहा है और ऑथर कहना क्या चाहता है, आपको ये फाइंड आउट करना है। बी गलत हो जाता, सी में सिर्फ जीएम क्रॉप की बात कर रहा है, सी गलत हो जाता। डी जो है वो सही है बट ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है और एक पर्टिकुलर रीजन की सिर्फ बात कर रहा है, तो आपका डी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका ए होगा। ये तो रहा कॉम्प्रहेंशन का टेल वर्ड्स। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस पीडीएफ के साथ फिर से आप इस लेक्चर को एक बार देखना और जो ये क्वेश्चन सेकंड दिया ना, जो एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा पेस्ट किया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, कीपिंग इन माइंड्स कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स आपके ऑप्शन में मेंशन है, जो भी कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में मेंशन है और पैसेज में मेंशन है, कीवर्ड के साथ टेल वर्ड्स क्या है प्लस पैसेज का जो सेंट्रल थीम है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ये तीन चीज़ आप दिमाग में रखोगे तो पैसेज चाहे कैसा भी आए, कितना भी टफ आए, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे ना। पैसेज सॉल्व करते वक्त कुछ चीज़ अपने दिमाग में रखना आप। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन के साथ साथ आप कीवर्ड्स को नोटिस करते रहना, कीवर्ड्स क्या क्या दिया है, उसके बाद आप पैसेज पे जाना। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। जो भी एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, जो भी ओवर एम्फेसाइजिंग कीवर्ड्स हैं, उन पे ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल ओनली हो गया, टोटली, कम्प्लीटली, परमानेंट, इन सारे कीवर्ड्स को आप ध्यान रखना क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं वो पैसेज के सेंट्रल थीम को बहुत कन्फाइंड कर देते हैं, पैसेज की मीनिंग को बहुत नैरो डाउन कर देते हैं। इनकी बात हम करेंगे जब हम नेगेटिव कीवर्ड्स की बात करेंगे कीवर्ड बेस्ड रीडिंग में अपने सेकंड लेक्चर में, वहाँ पे हम इनको और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जब भी आप ऑप्शन चूज़ करो या फिर पैसेज पढ़ो तो बहुत ऑब्जेक्टिवली पैसेज को पढ़ना, बाल की खाल आपको नहीं निकालनी है, लॉजिकल रहना है और रैशनल रहना है। जो भी वाइडर स्टेटमेंट हैं, जो भी जेनरिक हैं, जो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, पॉजिटिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है, इनको चूज़ करना इंस्टेड ऑफ जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट हैं या फिर जो कीवर्ड आपके स्टेटमेंट को नैरो डाउन कर रहा है, इनको चूज़ नहीं करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आरसी। इसके बाद जिसका नेक्स्ट लेक्चर है वो कल या परसों तक आ जाएगा। एंड ये दो लेक्चर ना मोर देन इनफ है आरसी सॉल्व करने के लिए। इन दो लेक्चर के बाद आप कोई भी आरसी के पैसेज उठाना, 90 to 95% एक्यूरेसी आपकी रहेगी, वो भी मिनिमम टाइम में। बस आपको 3-4 पॉइंट ध्यान देना जो मैंने बताया है, कीवर्ड्स ध्यान देना है, टेलवर्ड्स ध्यान देना है, साथ में जो कीवर्ड्स है उनको पैसेज में ढूंढना है, पैसेज को स्किम थ्रू करना है, एक्टिव रीडिंग करना है। आप पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, हर कीवर्ड को देखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में पूछता है, जो कीवर्ड आपके स्टेटमेंट का थीम है, जो कीवर्ड आपके स्टेटमेंट की मीनिंग को बदल सकता है, उन्हीं स्टेटमेंट को जाके आपको पैसेज में देखना होता है। इस तरीके से आप पैसेज को अप्रोच करोगे तो जो यूपीएससी आंसर मांगता है ना, जो यूपीएससी आंसर की निकालता है, वही आंसर आप दे पाओगे।